जिस तरह उन्होंने मुझसे दर्द बयां किया था, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बस यही कहा कि आप कोशिश कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए और पार्लियामेंट में भी कोशिश कीजिए कि आवाज़ उठे। तो मैंने पार्लियामेंट में हमेशा जब भी अवसर आया तो मैंने आजम साहब को जो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला गया, ये आवाज़ उठाई। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा दिन है। मैं माननीय न्यायपालिका को जो है बहुत धन्यवाद दूंगा और एक ही लाइन से पहले उनके लिए मंगल कामनाएं करूंगा, अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं और किस तरह का, जब आप सरकार के खिलाफ जेल में हो, जब सरकार आपके खिलाफ हो, तब किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, ये भी किसी छिपावा नहीं। तो जिस तरह मैं 16 महीने जेल में रहा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, उसी तरह से आजम साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उनका एक बड़ा अपराध जो मुझे नज़र आता है वो ये है, हालांकि मुकदमे तो उनके ऊपर बहुत सारे हुए हैं, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। आप ये देखो, एक यूनिवर्सिटी यहाँ सहारनपुर में थी ग्लोकल, उसको बनाने वालों का क्या हाल हुआ, और एक थी ये मौलाना अली जौहर, इसको बनाने वालों का। अगर राजनीति कहीं और नहीं चलती है तो फिर वो जाके चलती है एएमयू में। ये किसी से उत्तर प्रदेश के अंदर छिपावा नहीं। तो बड़े कष्ट का समय उन्होंने काटा, 23 महीने जेल में रहे, लगभग 2 साल। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी जेलों में हैं, दिल्ली में बहुत सारे, उमर खालिद से लेकर सब लोग जेल में हैं। तो ये जो समय था, उनकी पत्नी ने जेल, बीमार होते जेल काटी, उनके बेटे ने जेल काटी, बड़े तकलीफ का समय था। उनसे मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं। वो हमेशा मेरे दुख में, सुख में, मेरी लड़ाई में उन्होंने साथ दिया, और मैं भी लगातार जेल में, चाहे अब्दुल्ला से मिला हूँ या आजम साहब से मिला हूँ, या उनके घर परिवार में जो है, उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा जी, उनसे जो है मेरी मुलाकात हुई। और जिस तरह उन्होंने मुझसे दर्द बयां किया था, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बस यही कहा कि आप कोशिश कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए और पार्लियामेंट में भी कोशिश कीजिए कि आवाज़ उठे। तो मैंने पार्लियामेंट में हमेशा जब भी अवसर आया तो मैंने आजम साहब को जो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला गया, ये आवाज़ उठाई, और मीडिया के माध्यम से भी, प्रोटेस्ट में भी अपनी बात को रखा। तो आज मैं बड़ा अपने आप को खुशी के पल महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारे साथी जो बड़े सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आज वो जेल से बाहर आ गए और अपने परिवार के बीच में पहुँचे हैं। और जेल, कोई कुछ भी कहता रहे, जेल जेल होती है, और जेल आपको बहुत कुछ देती है, आपसे बहुत कुछ लेती है। सबसे बड़ा तो समय है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। इस बीच में कितने ऐसे लोग होंगे जो उनसे जुड़े हुए, जिनके साथ तकलीफें हुई होंगी, कुछ लोग की जान गई होगी, बहुत सारी खुशियाँ होंगी, लेकिन वो अपने परिवार से दूर थे। कहीं ईद भी बिना उसके बीती होंगी, कहीं और भी आयोजन बिना उसके हुए होंगे। तो उस परिवार के लिए एक अच्छा दिन है। मैं उस परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ और माननीय न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, इसी बीच अटकलें कई सारी लगाई जा रही थी, कई बात चल रही थी कि वो बसपा में जा सकते हैं, बल्कि वो उनके भी जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, और शायद ये आप मीडिया के लोग ही लगा रहे थे भाई, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो सूत्रों का जो काम है ये मीडिया के हवाले से है, और मीडिया चाहे किसी को किसी पाले में भेज दे या वहाँ इस तरह के सूत्र पैदा कर दे कि उनमें बहुत उठापटक चल रही है। मैं तो लगातार देखता रहा हूँ कि मीडिया सूत्र बनाती है और बाद में जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है, इस तरह निकल जाती है। देखिए, वो बड़े नेता जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये उनके परिवार का फैसला है, राजनीतिक फैसला भी, और भविष्य में किस तरह की उनकी वो, ये उनको निर्णय लेना। मेरे उनसे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं, वो हमेशा रहेंगे। वो कहीं रहें, किसी दल में रहें, किसी परिस्थिति में रहें, जब भी उनके ऊपर कोई आंख उठेगी तो मैं अपनी लड़ाई, मैं भाई होने के नाते अपनी लड़ाई को लड़ूंगा, उनके लिए खड़ा हूँगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैं जो है अदालत का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और भाजपा को कहना चाहता हूं कि आगे से कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए और ये अन्याय होगा। ठीक है, अच्छी बात है भाई, आज वो उनकी पार्टी का हिस्सा है, उनको बोलना चाहिए। लगातार लोग भी मांग करते रहे कि वो बोलें, तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक विरोध में इस तरह के जो है सत्ता का दुरुपयोग करके, इस तरह के जो है अपराध दर्ज करके किसी के जीवन पे संकट खड़ा कर देना, या किसी को इस तरह जो है झूठे मुकदमे फंसा के तकलीफ देना, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। उत्तर प्रदेश में जातिगत
आप एक बड़े चेहरा हैं, अब उस हिसाब से देखा जाए तो जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसका जो है मुख्य सचिव ने ये एक निर्देश जारी किया है कि अब जो है जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थानों पर। कैसी? तो आपको क्या लगता है, क्या ये समाधान है कि कोई ऑर्डर निकाल दिया जाए किसी एक स्टेट में कि जाति का यूज नहीं करना है, जाति लिखी नहीं जाएगी, और वो भी उस स्टेट में, और वो भी उस पार्टी की सरकार जो अगर मंत्री बनाती है तो उसके बड़े बड़े बैनर लगवाती है कि हमने इस जाति का के इतने मंत्री बनाए, इस जाति के इतने विधायक बनाए, इस जाति के इतने सांसद बनाए। जो जातीय सभा कराती हो, जिसके ऊपर जातीय अहंकार हावी हो, जो ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, नियुक्ति में, अभी बांदा कृषि विद्यालय इसका उदाहरण है, 15 भर्ती होती तो 11 परिवार के लोग लग जाते हैं। लखीमपुर खीरी इसका उदाहरण है। तो और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां कार्यवाहक डीजीपी तब तक रहता है जब तक जो है अपने चहीते नहीं आ जाते। सब सामने है कि ये सरकार कितनी जो है जातिहीन समाज की बात करती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जातिहीन समाज की, मैं क्योंकि उसका प्रबल समर्थक हूँ, भाई बाबा साहब अम्बेडकर हों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, महामना रामस्वरूप वर्मा चौधरी महाराज सिंह भारती हों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और एक बहुत अहम जो किरदार है संतराम बी प्रजापति जी, उन सब ने जातिहीन समाज की बात की। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अपनी किताब एनलेशन ऑफ कास्ट में ये लिखा है कि अंतरजातीय विवाह इसका बहुत आसान रास्ता है। देखिए, कानून जो बनते हैं वो सत्ता के लिए नहीं बनते हैं, वो विपक्ष के लिए बनते हैं। मैं समझता हूँ पिछले 10-12 साल के हमारे प्रयासों से आज दलित पिछड़े वर्ग में एक बड़ी चेतना पैदा हुई है। आज हर जाति अपना नेता चुन रही है। पहले वो किसी भी टाइटल, किसी भी राजनीतिक नाम के आधार पर वोट करती थी, अब वो देखती है कि हमें क्या मिल रहा है। अब वो पंचायत से लेके और वो लोकसभा तक अपनी हिस्सेदारी की डिमांड कर रही है। और जिस तरह से जातिगत गणना की घोषणा हुई है, उसके बाद भी उसमें हम आर्थिक आंकड़ों की मांग कर रहे हैं कि आर्थिक आंकड़े उसके जारी हों। तो ये भी सरकार के सामने एक सवाल है। कई ऐसे सवाल हैं, उनके जो दल हैं, उनके सहयोगी दल, और वो तो इस बात को लेके गौरवान्वित जो है वो करते हैं, क्या उन पे वो रोक लगा पाएंगे? हालांकि मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं इसका प्रबल समर्थक हूँ, और मैं चाहता हूँ, और मैं इसका एक अच्छा वो भी देता हूँ सजेशन कि कैसे हो सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या है, तो इसको केंद्र को इस पे कानून बनाना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसको लागू कराने के लिए शक्ति दिखानी चाहिए। और उसका सबसे अच्छा वो होगा कि सरनेम हटा दिया जाए, तो जो जाति का प्रिविलेज मिलता है वो मुझे लगता है बड़े पैमाने पे कम होगा, जब आपको पता ही नहीं होगा। क्योंकि आज तो आप नाम के पीछे लगाते हैं और उस टाइटल से पता लगता है कि आप किस जाति, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको कई ऐसे नाम बता दूंगा जिनसे आपको, जैसे ओम प्रकाश राजभर है, उन्होंने अपने नाम के पीछे लगाया। संजय निषाद जी हैं, सोम प्रसाद मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो आप देखो कितने ही वो हैं। और कुछ तो लोग संत हो गए हैं, वो फिर भी जो है अपने नाम को जो है अपनी जाति से गौरवान्वित महसूस कराते हैं। तो इसलिए इसका जो शानदार सोल्यूशन है मैं बता रहा हूँ वो ये कि सरनेम हटा दिया जाए। क्योंकि एक रिसर्च हुआ था कि जब बिना सरनेम के इंटरव्यू कराया गया तो बहुत बड़े पैमाने पे कमजोर वर्ग के लोगों को मौका मिला। जब मन में उस तरह के भाव नहीं होंगे और न्याय पारदर्शी रूप से होगा तो मुझे लगता है तो चीज़ें आसान हो जाएगी, बहुत सारे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो चेतना बनी है दलित पिछड़े वर्ग के लोगों में, अपने नेतृत्व की, अपनी हिस्सेदारी की, और रोज जो अखबारों में छपता है कि इस जाति के लोगों पर अन्याय अत्याचार हुआ, पहले तो वो एक जैसे शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारी जातियां हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कहीं कोई एट्रोसिटी हुई तो इस जाति पे उस जाति। अब तो सोशल मीडिया तमाम चीज़ों से पता लग जाता है, तो लोगों में गुस्सा पैदा होता है कि सरकार में हमारे लोग पर अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ, वो प्रदीप पटेल को मार दिया वहाँ उसमें मिर्जापुर में। तो जब प्रदीप पटेल को मारा गया तो 42 जो एमएलए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 3 कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं, एक सेंट्रल मिनिस्टर, उनके ऊपर सवाल खड़ा हुआ कि भाई हमारे इतने नेता हैं, 42 विधायक हैं, 3 मिनिस्टर हैं कैबिनेट के, एक सेंट्रल मिनिस्टर, तो भी हमारे लोगों को मारा जा रहा है। तो ये जो सवाल पैदा होता है ना, इस सवाल से बचने के लिए शायद किया जा रहा है। इसका आसान तरीका वही है, सरनेम हटाया जाए और सब लोग अपने नाम के पीछे भारतीय लिखें, या जो भी टाइटल माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय कर दे, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। लेकिन
जातीय गौरव से भरी हुई सरकारें शायद ये ऐसा नहीं कर सकती। जब मैं इस बात कहूँगा तो मुझसे पहले से कहेंगे कि इसकी शुरुआत चंद्रशेखर करनी चाहिए, अपने लोगों को समझाना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ, मैं कह दूँगा अपने लोगों को। लेकिन आप सोचो, ये वाली जमात नहीं लिखेगी और आपकी जमात लिखेगी तो ये तो भी तो कन्फर्म हो जाएगा, तभी तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये कौन लोग हैं। तो ये तो तब कानून बनेगा और सबको हटाना पड़ेगा, तब जाके इससे जो है फायदा होगा। और दूसरा, एनलेशन ऑफ कास्ट में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपील की है, अंतरजातीय विवाह, आज भी इस देश में क्या अंतरजातीय विवाह करने में मारा नहीं जाता है? ऑनर किलिंग नहीं होती क्या? मेरे तो अभी का याद है, मैं वहाँ गया था गोरखपुर में ही, एक अनीस नाम के, जो कन्नौजा नाम के एक वो थे लेखपाल, जिनकी हत्या हुई थी सार्वजनिक रूप से। उन्होंने एक अपर कास्ट की लड़की शादी कर ली थी, तो सार्वजनिक रूप से उस परिवार ने हत्या की। ये तो हमारे सामने है। अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। अभी सामाजिक गैर बराबरी बहुत है, आर्थिक गैर बराबरी बहुत है, और राजनीति में भी बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व तो बहुत पीछे है। तो सरकार क्या छिपाना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है, इसके बारे में सरकार बेटर जानती है।